अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको आज हेडिंग देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये है CS202 के MCQs की फ़ाइल है मिड टर्म के लिए ना। तो 200+ MCQs, ये जस्ट 73 लेक्चर्स की हैं। मतलब जो CS202 के है इसमें ये सिस्टम आ गया ना कि आप 25% टैब देखेंगे तब आपके नेक्स्ट स्टेप में जाके मूव होगा। तो इसलिए अब मैंने वो सारे जो प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट आपके पास आते हैं ना MCQs, तो 73 लेक्चर्स तक जितने भी आए वो 200+ बने, तो मैंने सारे एक जगह पे ये फ़ाइल में कर दिए ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, तो अच्छे से तैयारी आप लोगों की हो जाए मिड टर्म के लिए। अब ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है इनका, जैसे बिल्कुल सब वेरीफाई ओके सोल्यूशन है। इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे और इसी में से आपको सारे ना से 55 to 60% तो इंशाल्लाह आपको पेपर में इसमें से आएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो वैसे तो सारे ही नए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर तो है और मैं ख़ुद नया हूँ। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो और इसमें आपको मदद मिली किसी तरह की भी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास MCQ से डैश आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। स्टोरिंग डेटा के लिए जो है कंटेनर्स हैं क्या, वेरिएबल जो है वो स्टोरिंग डेटा स्टोर डेटा करते हैं, कंटेनर्स हैं। दूसरा हमारे पास MCQ है इन जावा स्क्रिप्ट डैश आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब अरेज, इसका करेक्ट ऑप्शन जो अरेज है, अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल में स्टोर मल्टीपल वैल्यू करती है। तीसरा से हमारे पास आ जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। तो इसका ये आंसर है लेंथ, करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह आगे आ जाते हैं द डैश ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट्स फॉर अरेज। द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स फॉर अरेज। इसके बाद है हमारे पास ये डैश इज़ अ फील्ड कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ वेब डिज़ाइन। तो इसका आंसर है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इज़ अ फील्ड कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ वेब डिज़ाइन। तो अगर आपको इसके देखने में मुश्किल हो रही है तो ये मैं थोड़ा बड़े कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एक्सेसिबिलिटी इसका आंसर है। सो ये एक हमारे पास वेब एड्रेस दिया हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल www वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये पूरा एक क्या है, वेब एड्रेस है ना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे हम एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये है एक वेब एड्रेस। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की प्रॉपर्टीज़ में से इसमें से कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ सही इसमें यानी कि ट्रू है। इनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस विद द यूज़र इंटरफेस इज़ अ रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब सबको पता है फिर HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ वेल नोन एज। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के नाम से भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जाना जाता है। तो HTTP इज़ पहले था HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अब ये पूछ रहा है HTTP क्या है। HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल है, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना ये, कि किस प्रोटोकॉल में आपने किस क्लाइंट और सर्वर के दरमियान किस तरह आपने उसका लिंक करना है। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये एक MCQ से दोबारा आ गया, रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका यही आंसर है इनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस विद द यूज़र इंटरफेस इज़ अ रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका सर्चिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी मोर एफिशिएंट विद डैश टेक्निक। डैश टेक्निक सर्चिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी मेड एफिशिएंट, यानी कि असरअंदाज कैसे, यानी कि बिल्कुल प्रोफिशिएंट कर सकता है वो उसको। SEO स्टैंड फॉर क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका यहाँ पे ये भी पता लग गया कि SEO स्टैंड फॉर
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कभी सर्चिंग हो रही है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी इसके। तो नेक्स्ट हमारे पास है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अच्छा ये जो जैसे ये स्टैंड्स फॉर है ना, एब्रीविएशन पूछ लेता है काफ़ी जो है ना MCQs में, पेपर्स में एब्रीविएशन 20% तकरीबन आती हैं एब्रीविएशन के, कि URL HTTP इनके स्टैंड्स फॉर बताएं, तो एब्रीविएशन भी आप याद कर लीजिएगा, वो भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद आ गया द टर्म वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनिम फॉर, जो टर्म वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनिम है URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद www स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको ही पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL इज़ कॉल्ड, फर्स्ट पार्ट जो है URL का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर फर्स्ट पार्ट कहलाता है URL का। इसके बाद URI स्टैंड फॉर, URL था वो पहले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन कंटेक्स्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिसोर्स हैज़ लिमिटेड लेंथ एंड कैन कैच बाय क्लाइंट। मतलब क्लाइंट से कैच करता है, कैच मतलब गेट, सही है। आप देखा करें अगर किसी भी MCQs कर रहे हो ना, तो उन्होंने सवाल में एक ऐसा हिंट दिया होता है, सवाल को अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक ऐसा हिंट होता है जो आपके आंसर के ऑप्शन में से कंपेयर आप करें तो उसका बन रहा होता है, उसके साथ लिंक उसका बन रहा होता है, तो वो इस तरह भी आपको हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी। तो इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास है HTTPS स्टैंड्स फॉर। HTTPS जो पहले हमारे पास था HTTP स्टैंड फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस HTTPS जो है ये इसका सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी स्टैंड्स फॉर। तो नेक्स्ट हमारे पास टू कॉमनली यूज मेथड फॉर अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर आर कॉल्ड गेट एंड पोस्ट। ये यूज़र मेथड हैं, दो कॉमनली यूज़ होते हैं इसमें, गेट एंड पोस्ट। तो जैसे कि पीछे भी देखा तो ये गेट एंड पोस्ट है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। PHP हमारे पास एक लैंग्वेज है, तो वो क्या है, इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब स्क्रिप्ट ज़्यादा इसमें होते हैं, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। PHP इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास डैश इज़ अ सिक्योरिटी वर्जन ऑफ HTTP। अभी पीछे हमने देखा है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका सिक्योरिटी वर्जन है। HTTPS इसका सिक्योरिटी वर्जन है, ये इसका सही राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास डैश इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा इंफॉर्मेशन सेटिंग और कमांड्स विथ यूज्ड विथ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये सारा इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसका आंसर है फाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा इंफॉर्मेशन सेटिंग, तो ये फाइल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स बोथ फैसिलिटीज़ टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन एंड अ सर्वर एनवायरनमेंट टू रन दैम। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP टू सर्व द फाइल्स दैट फॉर्म वेब पेजेस टू यूजर्स इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट बाय HTTP क्लाइंट्स। सो वेब सर्वर है इसका प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डैश इज़ अ यूनिक एड्रेस। तो इसके बाद यूनिक एड्रेस से आपको देखा, जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन के अंदर ये कोई ना कोई लिंक होता है, तो ये यूनिक एड्रेस। अब यूनिक हमारे पास क्या होता है, एक IP एड्रेस ही होता है जिसके ज़रिए हम हर किसी की एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस, तो IP एड्रेस यूनिक एड्रेस, ये इसका करेक्ट आंसर है IP एड्रेस। सो इसके बाद हमारे पास डैश इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइस कॉल्ड क्लाइंट्स। इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, तो कंपाइलर तो हार्डवेयर नहीं है हमारे पास, ना प्रोग्राम हार्डवेयर है ना लैंग्वेज हार्डवेयर है, तो इसमें क्या है, सर्वर। जो सर्वर ही होता है ना, वो एक जगह से डिवाइस होती है सर्वर, तो यह हार्डवेयर इस तरह ये लिंक हो रहा है। तो इस तरह भी आप सही ऑप्शन, आप अगर नहीं पता हो तो सवाल को गौर से देखें, आपको एक ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी तरह ये सर्वर हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन।
So dash are the applications, software application that are used by the user to communicate to a web server to retrieve resource or receive data. तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर है, ये रिपीटेड हो गया दोबारा ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्वर। तो ये आप देखते हैं ये जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये नहीं है कि ऐसे लिखे हुए, ये इसमें 100% ये करेक्ट है। अभी हमारे पास एक आ गया DNS स्टैंड फॉर। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे गूगल आपकी वेबसाइट में आप कोई भी डोमेन लेना चाहते हैं तो वो डोमेन नेम सिस्टम, ये एक पूरा सिस्टम होता है ना, तो ये DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास आ गया FTP स्टैंड फॉर। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP स्टैंड फॉर हमारे पास क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम TLD स्टैंड्स फॉर। TLD क्या कहता है? टॉप लेवल डोमेन। एक हमारे पास टॉप लेवल होती है, मिड लेवल, बॉटम, ये सारे ट्रस्टेड लेवल। तो ये हमारे पास TLD जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, ये बाकी नहीं होती है, सिर्फ टॉप लेवल डोमेन होती है और मिड लेवल होती है इसके नीचे की, यानी कि तो ये हमारे पास जो क्या आंसर है ये टॉप लेवल डोमेन है। इसके बाद है डैश डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब वेब पेज का जहाँ जिक्र आ जाए ना तो मोस्टली MCQs अब स्ट्रक्चर उसका वेब पेज का कौन डिज़ाइन करता है? बॉडी स्ट्रक्चर और HTML डिज़ाइन करता है। HTML CSS जो है उसमें स्टाइलिंग करता है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो उसमें लॉजिकल वर्क करता है, उसमें हेल्प करता है लॉजिकल वर्क करने में। तो इसका जो स्ट्रक्चर और बॉडी है ना वो आप HTML की मदद से फाइनल करते हैं, तो इसका आंसर है HTML। इसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम। थर्ड लेवल डोमेन जो है ना वो इज़ आल्सो कॉल्ड क्या कहलाती है? सब डोमेन। हमारे पास थर्ड लेवल डोमेन जो है वो सब डोमेन भी कहलाती है। इसके बाद है डिफाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग H1। अब हमारे पास HTML में 6 हेडिंग्स की होती है ना, तो H1 जो है, अब H1 में जो टैग में आप बीच में एलिमेंट लिखेंगे ना तो वो आपके पास सबसे बड़ा लिखा हुआ आएगा। मतलब जैसे ये बड़ा है इनमें सब में, ये जैसे ये फॉर्मेट बैकग्राउंड ये H1 में लिखा हुआ है, तो इससे छोटा लिखा हुआ है ये H3 का होगा कोई, इससे छोटी H2, H3, 4, 5, 6, ये 6 तक होते हैं, तो 6 वाला जो है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H1 है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द डैश टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML पेज। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसी एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह की अगर आप वेबसाइट में अपने बनाना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको ये टैग लगाना होगा। जहाँ भी आप बॉडी टैग के अंदर ये टैग लगाएंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस लाइन के बाद आप लगाएंगे उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। तो इसका आंसर ये। अब जैसे ये आ गया लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। अब जैसे वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग H1, अब ये लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग H6, H5 नहीं है, इसको गलती हो गई थी, ये इसको डिलीट मार देते हैं। कहाँ से ये जो है ना इसकी जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है ये H6 है, क्योंकि H1 से लेके H6 तक होते हैं, तो H6 में जो सबसे जो छोटा दिखता है वो H6 का दिखता है, तो इसलिए 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है HTML इज़ अ। HTML क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, वो तो इसके नाम से ही पता लग जाता है ना। एब्रीविएशन क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के स्टैंड फॉर। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है हमारे पास, तो इसका ये मार्कअप। नेक्स्ट हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML डैश आर लाइक कीवर्ड्स विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। तो हमारे पास क्या है? टैग्स आर कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मखसूस टैग है। जैसे C++ में कीवर्ड होते हैं ना हर उसके लिए, तो इसमें टैग दिए हमें। हर इमेज लगानी तो इमेज के लिए IMG टैग आपने यूज़ करना है, वो यूज़ नहीं करेंगे इमेज का आपको एरर शो करेगा, तो इस वजह से हर उसके लिए टैग जो है हर लाइक कीवर्ड्स की तरह। With the help of dash, a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content. किसकी मदद से जो है वेब ब्राउज़र HTML कंटेंट और सिंपल कंटेंट में फ़र्क कर सकता है? वो टैग से।
क्योंकि टैग्स HTML ऑफ़र करता है, बाकी C++ में आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये टैग्स, द डैश एलिमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट रूट। डॉक्यूमेंट के रूट क्या है? मेन HTML है, डॉक टाइप HTML। आप बताते हैं ना कि भाई ये डॉक्यूमेंट की टाइप है, तो सारा कुछ जितना भी आप सॉफ्टवेयर उसमें कोडिंग वगैरह करते हो HTML टैग के अंदर होता है। बाकी हेड टैग का एलिमेंट अलग होता है, बॉडी अलग होती है, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास है द डैश एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। डॉक्यूमेंट्स बॉडी की क्या, जैसे भी मैंने बताया HTML की जो है ना हमारे पास टोटली टैग्स जो है ना उसकी डिफाइन करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बॉडी डिफाइन करने के लिए टैग जो है वो हमारे पास बॉडी टैग होता है, तो वो यूज़ करते हैं हम। बॉडी में जो लिखेंगे वो आपके वेबसाइट पे शो होगा, उसकी बॉडी बनाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, इसी में शो होता है सारा। इसके बाद नेक्स्ट है द वेरी फर्स्ट लाइन इन एवरी वेब डॉक्यूमेंट शुड कंटेन अ डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन। उसमें हम बताते हैं कि ये कौन सी डॉक टाइप है HTML, इसमें कौन सी टाइप है, ये क्या है, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML ये होती है हमारे पास। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द, इमेजेस जो है वो डिफाइन होती हैं किस टैग के साथ? IMG टैग। IMG टैग यूज़ होता है फर्स्ट में, और इसका एंड टैग नहीं होता, ये खाली स्टार्ट टैग होता है। बाकी IMG टैग है वो होता है इमेजेस। अगर आपने शो करवानी है अपनी वेबसाइट पे तो आप वो ये IMG टैग का यूज़ करके उसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML डैश आर रिटन विद द स्टार्ट टैग एंड एंड्स विद एन एंड टैग विद द कंटेंट इन बिटवीन। जो स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है उसके बीच का जो कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास एलिमेंट्स कहलाता है। कंटेंट के बीच का जो वो हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास द डैश एलिमेंट डिफाइन द होल डॉक्यूमेंट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप बॉडी के अंदर जो लिखेंगे ना वो HTML में आपकी वेबसाइट पे वही शो होगा जो आपने बॉडी टैग के अंदर लिखा होगा। बॉडी टैग आपने इस टैग कर दिया, अब इसमें टेबल बना लें, आप लिस्ट बना लें, जो भी बनाना है वो बना के, तो वो बॉडी टैग यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास HTML एलिमेंट्स कैन बी डैश, दिस मीन दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स नेस्टेड। अब नेस्टेड आपने C++ में भी पढ़ा है। नेस्टेड क्या होता है? एक लूप के अंदर ही एक लूप। अब इसमें आपने देखो सवाल में उन्होंने दिया था कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, मतलब वो अदर एलिमेंट्स पर भी मुश्तमिल है। तो इसका मतलब क्या? नेस्टेड, क्योंकि नेस्टेड ही इसमें ऐसा काम करता है ना कि एक के साथ एक का अटैच और लूप के अंदर एक लूप, और नेस्टेड लूप जैसे कहलाता था, तो ये भी वैसे ही है। नेक्स्ट हमारे पास HTML एलिमेंट इज़ द डैश एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट। HTML एलिमेंट इज़ अ रूट एलिमेंट। पीछे भी हमने एक MC यूज़ किया था, उसमें ये रूट दिखा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू बी यूज्ड व्हेन एन HTML एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। HTML एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेड, कौन सा एलिमेंट टैग यूज़ होता है? हमारे पास alt, ठीक है, इसका आंसर है alt। नेक्स्ट हमारे पास HTML लिंक आर डिफाइंड विद द, लिंक्स जो है ना वो हम इस टैग में यूज़ करते हैं, A में, A वाले में। अब आप ये खोलेंगे ना, जैसे ये देखें, अभी आप ये खोलें, अब जैसे ये देखें, ये मैंने लिंक गूगल पे, ये गूगल जैसे कि ये पेज बना हुआ है। अब इसको मैं गो लाइव करके देखूँगा, ये आ गया, गूगल भी आ रहा है, क्योंकि ये लिंक मैंने डाला हुआ है ना। अब लिंक मैंने किसका यूज़ किया हुआ है? A का। अब जैसे मैं ये गो टू गूगल पे क्लिक करूँगा, ये मुझे डायरेक्ट गूगल के मेन पेज पे ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये A टैग यूज़ होता है। अब जैसे ये बॉडी टैग, ये देखें, ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग में यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो भी आपने लिखा हुआ है, ये सारा बॉडी टैग में लिखा हुआ है, तो वो शो हो रहा था हमारे पास, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल थी बस। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है द लैंग्वेज इज़ डिक्लेयर्ड इन द डैश एट्रीब्यूट। लैंग्वेज हमारे पास जो है LANG टैग में एट्रीब्यूट में डिक्लेयर्ड होती है कि कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी इस पार्ट 2 इसका इंशाल्लाह आने वाला बहुत जल्द आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। उसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिया जाए।